अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, भारत के एक सिंगर हैं सिद्धू मूसावाला। उनके देहांत को, इनके जो मर्डर हुआ था लास्ट ईयर, उसको 1 साल हो गया। तो हमारे पाकिस्तान के पंजाब ओकाड़ा में एक बस्ती है समतपुरा, वहाँ का एक बच्चा है शर्जील। उसने सोशल मीडिया पे एक दावत लगाई कि आप सबको दावत है ख़त्म की। ख़त्म होता है कुरान पढ़ना, मर जाता है उसका एनुअल डे होता है ना, एनिवर्सरी होती है, बरसी होती है, तो उसमें कुरान शरीफ सब बैठ के पढ़ते हैं, उसको ख़त्म कहते हैं। तो इसने ख़त्म की दावत दी सिद्धू मूसावाला की बरसी के ऊपर, और उसमें लिखा था कि इसके बाद बरसी ख़त्म के बाद हवाई फायरिंग की जाएगी और जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आ, और तमाम बदमाश और जट बरादरी को दावत दी जाती है। पंजाब पुलिस हमारी आजकल बहुत एक्टिव हुई है। पंजाब पुलिस पहुंच गई, उसको बेचारे को गिरफ्तार कर लिया। खैर, फिर उसको छोड़ दिया, उसके बाप की गारंटी पे धमकी वमकी दे के समझा बुझा के उसको छोड़ दिया। अजीज़ दोस्तों, ये हमारे पाकिस्तान का हाल है इस वक्त। देखें, ये एक छोटी सी खबर। मैं एक्चुअली आपके साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की जो बातचीत हुई है, उसमें पाकिस्तान को जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने चमाटे मारी हैं, उस पर आपको डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। ज़रा 1-2 छोटी मोटी खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ कि 22 मई को एक लड़की मर गई गुजरांवाला, पंजाब पाकिस्तान में, और 27 मई को उसका भाई अपनी माँ के साथ उस लड़की की कब्र पे गया फातिहा पढ़ने। तो उसने देखा कि कब्र खुली हुई पड़ी है और इसके अंदर उसकी लाश जो इसकी बहन की है, उसका रेप हुआ था। ये मुसलमानों का इस वक्त हाल है पाकिस्तान में। ये है पाकिस्तान का हाल। इकोनॉमी की तबाही का ये हाल है कि न्यू दिल्ली में जो पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ के बच्चों का जो स्कूल है, उसको बंद कर दिया पाकिस्तान हाई कमीशन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि उनके पास पैसे ही नहीं है उधर सैलरी देने के लिए टीचर्स को। और पाकिस्तान हाई कमीशन से पूछा गया तो पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को पाकिस्तान हाई कमीशन वालों ने लेटर लिखा कि भाई पैसे दो, हमें यहाँ पे सैलरीज देनी है। काफ़ी अरसे से हमने इनको सैलरीज नहीं दी, खर्चा कैसे चलाएं स्कूल का। तो उन्होंने कहा स्कूल बंद कर दो, और ISI भी इनकी मदद नहीं कर सकी, और यूँ पाकिस्तान को ये स्कूल बंद करना पड़ा। अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही है, और इकोनॉमी की तबाही में ये होता है ना कि कोई मुल्क होता है जिसकी इकोनॉमी तबाह हो जाती है, तो उसके रूलर्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा अपने हिसाब किताब को कंट्रोल करते हैं अगर मुल्क से हमदर्दी हो। यहाँ जितने भी रूलर्स, रूलिंग ओलिगार्की है ना, जिसमें आर्मी है, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी हैं ना, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, ये सब लुटेरे हैं। इनके खर्चे पानी कम नहीं हो रहे, इनकी अय्याशियाँ कम नहीं हो रही, इनकी लूटमार कम नहीं हो रही। ये मुल्क में कुछ बनाने नहीं दे रहे। अव्वल तो यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, सिर्फ पेपरों पे बन रहा है। अजीज दोस्तों, मैं इस पे सिंध के हवाले से बात करूँगा कि सिंध में बड़ा रेवेन्यू आता है, बड़ा पैसा आता है सिंध गवर्नमेंट के पास, लेकिन ये सिंधी जागीरदार और पीपल्स पार्टी वाले हैं, सब खा जाते हैं। आप यकीन माने कि एक सड़क अगर 1 करोड़ रुपए की लागत होती है ना, पे टेंडर आता है अखबार में कि 1 करोड़ रुपए की बनेगी एक सड़क, तो आप यकीन माने कि 90 लाख रुपया उसमें चोरी हो जाती है। 10 लाख लगता है खाली उस सड़क पे। मैं आपको अपने तजर्बे की 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि मैं जब मेयर बना था तो पहला
जब काम हमने निकाले तो अखबार में टेंडर दिए, तो टेंडर कोई मुझे काम याद नहीं, 15-20 काम थे। कहीं सड़क बनाना, कहीं पार्क बनाना, कहीं सीसी फ्लोरिंग करवानी स्ट्रीट्स की, कहीं फुटपाथ बनाना, कहीं स्ट्रीट लाइट लगानी, 15-20 काम थे। तो अब टेंडर निकला तो उसमें ठेकेदार थे मुख्तलिफ। तो वो उनमें से एक ठेकेदार था, वो मेरा बेल्जियम में एक दोस्त था, उसका भाई था। तो वो मुझसे मिलने आया बाद में और उसने कहा कि आरिफ भाई अच्छा पैसा मिला होगा आपको। मैंने कहा किस चीज़ का? बोला ये जो 15 या 20 काम थे, जो इसकी जो टोटल वैल्यू है उसका 10% आपका है। मैंने कहा मेरा किस हिसाब में भाई? क्योंकि मैं यूरोप से गया था 84 का, पाकिस्तान से निकला हुआ 2005 में मैं गया था, 21 साल बाद पाकिस्तान गया था, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था। इसने कहा एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कोई भी काम का ठेका दिया जाता है ना, जिस ठेकेदार को एक सड़क बनाने का सपोज 1 करोड़ रुपया, तो उसमें 40% है ना वो टाउन के लोगों को दिया जाता है रिश्वत। और उसमें ज़ाहिर है वो जो फाइल बनती है उसमें 17 जगहों पे साइन होती है, 17 लोगों की साइन होती है, इंजीनियर की होती है, अकाउंटेंट की होती है, टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर की होती है, डेप्यूटी टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर की होती है, टाउन वर्क्स ऑफिसर की होती है, फिर इलाके के काउंसलर की होती है, फिर टाउन मेयर आप हैं, फाइनल आपकी होती है, कैशियर की होती है। इस तरह 17 सिग्नेचर होती है और सबकी परसेंटेज बनती है। तो उस 40% जो आता है ना, उसमें से 10% सबसे ज़्यादा आपका है और उन 15-20 कामों में सब मिला के आपका, और ये सब एडवांस में ले लिया जाता है। तो मैंने कहा मुझे तो ना मिला है ना, और मेरे लिए तो ये बड़ी हैरत की बात है। और मैंने कहा काम क्या खाक होगा? तो कहता अरे भाई यहाँ पे इसी तरह होता है, आपके खाली जमशेद टाउन में नहीं, पूरे पाकिस्तान का ये सिस्टम है। मैंने कहा वहाँ अल्ताफ़ भाई हमारी खाल उतार देंगे। उन्होंने साफ बोल के भेजा था कि काम होना चाहिए। खैर मैंने फ़ौरन स्टाफ की मीटिंग बुलाई सारे ऑफिसर्स की, और मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप लोग अपना ये कमीशन कहते हैं उसको, रिश्वत को, घूस को, मैंने कहा मैं आपसे नहीं कहता कि आप अपनी कमीशन छोड़ दें, आधी कर दें, पहले तो 10% मेरी निकाल दें, वो ठेकेदार को बोले उधर काम में लगाए, और बाकी आप अपना अपना आधा आधा कर दें, तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि कुछ काम ऐसा बने जहाँ सड़क बननी है वो सड़क कम से कम रहे, उतना तो रहे जितना मेरी वो है 4 साल की जो मेरी पीरियड है, उतना तो रहे कम से कम। हाँ सर आप फिक्र ही नहीं करें, सर आप फिक्र ही नहीं करें। फिर 2-3 दिन बाद वो मेरे दोस्त का भाई आया, कॉन्ट्रैक्टर, कहता आरिफ भाई क्या हो गया, क्या गजब कर दिया आपने? मैंने कहा क्यों? बोला वो टाउन का जो चीफ ऑफिसर है ना, उसने सब ठेकेदारों की मीटिंग बुलाई थी कि भाई वो मेयर है ना, वो बहुत ही सख्त किस्म का आदमी है और वो फ्रांस से आया है और अल्ताफ़ भाई का ख़ास आदमी है। तो उसने कहा कि भाई हमारी पार्टी ने बहुत नुकसान उठाए हैं, इसलिए मेरा तो 20% होगा। तब टोटल जो 40% है उसमें 50% आपको टाउन को देना पड़ेगा। मैंने अपना सर दीवार में मार लिया। मैंने कहा मैं क्या करूं? ये नॉर्मल सिचुएशन है। ये मुन्नज़ा जी की बात सुने ज़रा। अभी कुछ दिन पहले ही बुहेरा रोम यानी मेडिटेरेनियन सी में मट्टी की तह के नीचे एक सड़क की बाकियात मिली है। ये सड़क 1-2 नहीं, पूरे 7000 साल पुरानी है और अच्छी खासी हालत में है। यानी ये सड़क 7000 साल तक पानी में डूबी रही, फिर भी उसकी कंडीशन ऐसी है कि माहिरीन ने पहचान लिया ये सड़क है। क्या आपको अंदाजा है 7000 साल कितनी पुरानी बात है? ये वो वक्त था जब इंसानों ने गारों और जंगलों से निकलकर ज़राअत शुरू की और मौजूदा इंसानी तहजीब की बुनियाद डाली। एहराम मिस्र में से एक गिजा पिरामिड बज़ाहिर उसके भी 2500 साल बाद बना। इतनी कहानी का मतलब ये बताना है कि इंसानों ने मजबूत सड़कों की तामीर करना कम से कम 7000 साल पहले सीख लिया था। और एक है हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो पिछले 15 साल से कराची पर बैठी है, मगर कसम खाई हुई है कि ढंग की सड़क नहीं बनानी। शहर की 75% सड़कें टूटी हुई हैं। बारिशों का सीजन आने वाला है और हुकूमत फिर से इन सड़कों की सिर्फ लीपापोती करके समझती है कि बहुत कमाल कर रही है,
जब पूछो कोई नया बहाना, कभी प्लास्टिक की थैलियां, कभी बारिश। लेकिन पीपल्स पार्टी ये नहीं बताती कि किसी भी सड़क की कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेंडर पास होता है यहाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका सिर्फ 10% ही सड़क पर लगता है, 70% रिश्वतों में जाता है और बकिया 20% कॉन्ट्रैक्टर का मुनाफा। तो जाहिर है ऐसी सड़क पानी के नीचे क्या जमीन के ऊपर ही तैरेगी। इस हुकूमत से अच्छे तो गारों वाले थे, जिंदा कौम थे, तभी तो जिंदगी के ये निशान हकीकत छोड़ भी गए। है। अजीज दोस्तों, ऐसे ही दूसरी एक मैं मिसाल दूंगा कि जब मैं मेयर बना, इसके बाद जो पहला रबीउल अव्वल आया ना, रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, तो जितने सुन्नी थे ना उस इलाके के, वो आए कि हमारा जो जुलूस का रास्ता है वहाँ पैच वर्क करा दें, जहाँ जहाँ सड़क टूटी हुई है वहाँ पैचिंग करा दें, और लाइट्स जहाँ टूटी हुई हैं लाइट्स लगवा दें, और पूरा रास्ता सही करवा दें पूरे रूट के ऊपर। मैंने टाउन की मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा ठीक है सर, वही बजटिंग करके सर 1 करोड़ रुपए में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, कर लिया। फिर 3-4 महीने हुए तो रमज़ान आई तो फिर सारी मस्जिदों के लोग आए, पैच वर्क करा दें टाउन में। तो मैंने कहा अभी तो कराया था। बोला वो तो ख़त्म हो गया, वो तो कुछ दिन में फारिग हो जाता है। पैच वर्क है ना सर, कोई बड़ा काम थोड़ी है। मैंने फिर स्टाफ की मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा सर वो इतना बड़ा टाउन है, पैच वर्क कहीं खड्डा हो गया उसको पुर करा दिया, वो वापस खड्डा हो जाता है। मैंने कहा करूं क्या, मैं इस मसले का हल क्या करूं। मैंने कहा अच्छा पूरी सड़कें बनानी हो तो कितना बजट। बोला सर इतना तो पैसा ही नहीं है टाउन के पास। मुख्तसर किस्सा ये कि रमज़ान आए तो पैच वर्क, मुहर्रम आए तो शिया आ जाते हैं हमारे जुलूस के रास्ते पे पैच वर्क। यह पूरा साल पैच वर्क होता रहता है जो 1 महीना नहीं टिकता, और आधी सड़कें तो पहली बारिश में ही बह जाती हैं। ये इस वक्त सिंध की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है ना, वो अब 1-2 करोड़ वाली सड़कें बना भी नहीं रही। वो 100 करोड़ 500 करोड़ की सड़क बन रही है कराची में। और आप यकीन माने, आपको कराची आप इस वक्त चले जाएं, मैं तो नहीं गया ना 15 साल से, लेकिन आप इस वक्त चले जाएं कराची में, आपको एक सही वाली सड़क नहीं मिलेगी, एक। ये 20 साल से ये सरकार बैठी है पीपल्स पार्टी की, लूट मार की सरकार। ये है सिचुएशन पाकिस्तान की। अजीज दोस्तों, कश्मीर के हवाले से 1-2 चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं एंड पे आऊँगा। पहले ज़रा IMF के हवाले से बात करें। आतिफ मियाँ है ना, वो आतिफ मियाँ अहमदी इकोनॉमिस्ट, जिसको इमरान खान ने अपना इकोनॉमिक एडवाइज़र मतलब लगाया था, लेकिन इतना प्रेशर आया मौलवियों की तरफ से कि उसको मना कर दिया 1 ही दिन के बाद। आतिफ मियाँ ने अभी करंट फाइनेंस टीम है ना, जो फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार और उसकी टीम के ऊपर कड़ी क्रिटिसिज्म की है, और उन्होंने कहा ये सब फेक फिगर्स वगैरह लेके आते हैं, इनके पास तो वो नॉलेज भी नहीं है और इनका सारा सिस्टम ही फारिग है, और घाना और श्रीलंका से बुरे हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान तो इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, और ये ज़बरदस्ती इसको खींच तान कर रहे हैं, डॉलर को कभी बांध रहे हैं कभी कुछ, लेकिन पाकिस्तान तो ख़त्म हो चुकी है इकोनॉमी। इस पे इसाक डार को बहुत गुस्सा आया। इसाक डार ने एक टीवी इंटरव्यू दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैनों से एक कॉन्फ्रेंस की। इन सब जगहों पे इसाक डार ने कहा कि वो आतिफ मियाँ है ना, वो तो पागल आदमी है और उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो खाली थ्योरी की बातें करता है, प्रैक्टिकल इसको क्या पता। वो हमें पाकिस्तान को घाना और श्रीलंका से कंपेयर ही कैसे कर सकता है। हमारा तो श्रीलंका और घाना से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारे पास तो $1000 बिलियन के रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस वक्त $4.1 बिलियन है। ये कहता है $1000 बिलियन से ज़्यादा, यानी $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का रिजर्व है। ये कौन सा कह रहा है पता है आपको? ये सोने की कानें हैं, कहीं कहीं गैस का वो है,
ये सबको वो अपना रिजर्व मान रहा है, जो अभी निकले भी नहीं और जो वो हैं भी नहीं। इसको दुनिया में कहीं भी कोई भी कंट्री इन चीज़ों को जो ज़मीनों के अंदर दफन है उसको अपना रिजर्व नहीं कहते। लेकिन ये मतलब वाकई आतिफ मियां की बात सही है कि ये फिगर्स की बात कर रहा है, फेक फिगर्स की। फिर इससे पूछा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, तो गुस्सा आ गया इसको, गुस्से से उसको जवाब देता है आपका दिमाग खराब है, सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हुआ। और हम IMF हमारी मदद करे कि ना करे, हम चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। इनसे पूछा गया कि भाई आप कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे, आपके पास $4 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आपको नेक्स्ट फिजिकल ईयर 1 साल के अंदर $25 बिलियन से ज़्यादा की तो खाली लोन रिपेमेंट करनी है। ये $4 बिलियन का तो आप 25 दिन का आपके पास इंपोर्ट का हिसाब किताब है। वो आपने बेशक इंपोर्ट बंद की हुई है पिछले 1 साल से, तकरीबन 8-9 महीने से आपने इंपोर्ट बंद की हुई है, लेकिन कब तक इस तरह चलेगा? टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो चुका है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो चुका है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बंद हो चुका है। बंद होने से मतलब ये है कि जो 100% कैपेसिटी होती है ना, तो कोई सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर है वो 70% बंद हो चुका है, 30% काम कर रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है आधा आधा पे काम कर रहा है। ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, और जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बिक नहीं रहे क्योंकि पैसे ही नहीं है। होंडा ने अपनी गाड़ी की कीमत में 10-10 लाख रुपया बढ़ा दिया है, क्योंकि वो सारा मटेरियल, रॉ मटेरियल बाहर से आ नहीं रहा, और ये सारे मसले हैं। ऐसे में इकोनॉमी तबाह है, ऐसे में सरकार खर्चा कम करने को कहीं से भी तैयार नहीं हो रही। खर्चे से मसला ये है, मतलब ये है कि आपका एक मिसाल है, आपने पैमरा का डायरेक्टर किसी को लगाया, आपने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का भी एक मौलवी रिटायर्ड आर्मी जनरल को लगाया, आपने वापडा, PIA, जितने भी जगह पे आर्मी के जनरल लगा रहे हैं, आपके जजेस हैं, आपके रिटायर्ड जजेस हैं, आपके रिटायर्ड जनरल्स हैं। इनकी जो अय्याशियाँ हैं, अय्याशियाँ से क्या होता है कि अब भारत में है, भारत में जनरल बख्शी हैं, एक मिसाल है, क्योंकि मैं उनसे मिला हूं तो मैं जानता हूं। उनकी अपनी एक प्राइवेट छोटी सी गाड़ी है, रिटायर्ड है, प्राइवेट छोटी सी गाड़ी है, अपने प्राइवेट घर में रहते हैं, पेंशन आती है, बस दैट्स इट। हमारे यहाँ क्या आता है, एक बम प्रूफ गाड़ी सरकार की तरफ से, एक 1600 सीसी की नॉर्मल गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल महीने का, 2000 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, गैस फ्री, जनरेटर के लिए पेट्रोल अलग, क्योंकि आधा टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो जनरेटर भी सरकार लगा के देती है। घर अगर आपका अपना है तो भाड़े का 95,000 रुपया, 95,000 रुपीज किराया, और अगर आपका नहीं है घर तो फिर सरकार घर देगी। बावर्ची, सेक्रेटरी, प्यून, चौकीदार, 24 आवर्स गार्ड सर्विस, पुलिस गार्ड का मतलब ये होता है कि अब जैसे मेरे पास भी पुलिस था, मैं मेयर था, तो मुझे एक पुलिस वाला मिला था, वो उसको जितनी मैं घर से बाहर होता था वो मेरे साथ होता था, चाहे 16 घंटे, 17 घंटे, 12 घंटे, एक दिया हुआ था। इनके साथ 2 होते हैं, वो भी 8-8 घंटे की ड्यूटी पे राउंड दी क्लॉक घर पे बाहर कुर्सी डाल के बैठते हैं, यानी 6 गार्ड पुलिस के, उनकी सैलरी। ये सब अय्याशियां, एक रिटायर्ड जनरल, एक रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड 22 और 21 ग्रेड के सरकारी ऑफिसर्स, रिटायर्ड प्रेसिडेंट्स, रिटायर्ड प्राइम मिनिस्टर्स, इन सब की ये अय्याशियां, प्लस करंट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स में जो 80 के करीब तो मिनिस्टर्स हैं। तो आपके खर्चे तो कम हो नहीं रहे, अय्याशियां कम हो नहीं रही, करप्शन कम कर नहीं रहे आप, तो इस मुल्क को आप कैसे बचाओगे? फिर आप कहते हो कि हम डिफॉल्ट से बचा लेंगे। अजीज दोस्तों, कहानी ये हुई है कि नहीं हो रहा था, इसाक डार ने तड़ियां लगाई IMF को कि हम तुम्हारे बगैर भी कर लेंगे। IMF ने कहा अच्छा भाई, जो बजट तैयार किया है उसकी डिटेल दो। उसने कहा नहीं देता। अब मामला जब बहुत ज़्यादा ख़राब हुए
तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तक बात गई कि भाई अब क्या करें। तो शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि मैडम, आपका जो पाकिस्तान सेक्शन है, जो हमारा वो हैं नेथन एस्टर, वो मामला सेट नहीं कर रहा। नवंबर से ड्यू है सिग्नेचर स्टाफ लेवल का कॉन्ट्रैक्ट, वो आज 6 महीने हो गए, वो कर ही नहीं रहे। 9th रिव्यू 6.5 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज था, उसकी आखिरी किस्त $1.1 बिलियन की रह गई है और वो दे ही नहीं रहे। ना वो साइन कर रहे हैं, ना उसको सेटल कर रहे हैं ताकि अगला प्रोग्राम शुरू हो सके। तो पहली चीज़ जो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कही, वो ये कही कि आपके यहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत है और करंटली जो इस वक्त आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, यानी ये इमरान खान के लोगों की पकड़ दकड़ ये वो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ों को चलाएं वरना मामला ख़राब होगा। ये एक तरह से धमकी भी थी कि आप मार्शल लॉ का या इमरजेंसी लगाने का तो सोचना भी नहीं, वरना तो सैंक्शंस लग जाएंगी। मिलना तो आईएमएफ से दूर की बात है, सैंक्शंस लग जाएंगी, आप दुनिया में किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो पहले ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में रह के काम करे और पॉलिटिकल मसाइल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के सुलझाए। ये पहला पॉइंट उन्होंने कह दिया और ये एक तरह का डायरेक्ट पाकिस्तान को इशारा था कि इंसान के बच्चे बन जाओ, तुम्हारी आर्मी को बोलो इंसान के बच्चे बन जाए और तुम्हारी आर्मी ने जो ये लगाया हुआ है ना खेल, वो बंद करे। इसके बाद क्रिस्टलिना ने कहा है कि देखें, आपसे हमारे आईएमएफ के स्टाफ ने कुछ शर्तें रखी थी और पहली शर्त तो ये है कि वो बजट आप कैसे तय करोगे, क्योंकि आपके बजट में है ना डेफिसिट बहुत होता है और आप हमारे सामने जब बैठता है ना आपका टीम फाइनेंस की, तो वो उसमें डेफिसिट दिखाई नहीं रहा होता, बहुत कम डेफिसिट दिखा रहा होता है, जबकि एक्चुअल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने कहा कि आपने अभी भी डॉलर को 285 पे इंटर बैंक में रखा हुआ है, जबकि मार्केट में इसको 316 रुपये। तो बोला आपने ज़बरदस्ती डॉलर को 30 रुपया कम दिखा रहे हैं इंटर बैंक में, जबकि मार्केट में उसकी 316 रुपये का डॉलर है। तो आप एक तो डॉलर का जो बलात्कार करते रहते हो, ये बंद करें। दूसरा आपका मसला ये है कि लास्ट ईयर आपके जो बजट था उसमें आईएमएफ ने आपको बताया था कि आपका जीडीपी से जो बजट का वो है ना डेफिसिट, खसारा, वो 6.9% होगा जीडीपी का। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा तो 0.1% जीडीपी सरप्लस होगा। लेकिन आप देख लें, अब आपका ये जो साल ख़त्म हो रहा है, इसमें 6.9% ऑफ योर जीडीपी यानी 7.3 ट्रिलियन रुपए का आपका बजट डेफिसिट है। अगले साल के लिए भी हम आपको अभी से बता रहे हैं कि आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 7.4% आपका डेफिसिट होगा बजट का। आप जो बजट शो कर रहे हो वो 14.6 ट्रिलियन रुपए का है और आप गोरख धंधे में हमें उलझाते हो, फजूल के हमें फैक्ट्स एंड फिगर थे, तो आपके हाथ में चीज़ें कंट्रोल में होती नहीं है। आप बजट में जो चीज़ दिखाते हो उस पर कायम नहीं रहते। दुनिया के दूसरे मुल्कों में बजट आता है साल में एक बार, आपका हर महीने बजट आ रहा होता है, हर महीने आप उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आगे पीछे कर रही होती हैं। और जो ये खबरें जितनी भी आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर से जो डिस्कशन की खबरें हैं, ये पाकिस्तान की सरकार ने रिलीज़ की हैं। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें नहीं भी बताई आम आदमी को या अखबारों को, जिसमें आर्मी के हवाले से काफ़ी बात हुई है, डिफेंस बजट के हवाले से, क्योंकि उसको कम करने के बजाय बढ़ाया है। पिछले साल बजट में जितना रखा गया था डिफेंस बजट में, उसमें 4 या 5 बार बीच में अलग अलग मद में कि इतना देना पड़ रहा है आर्मी को, इतना दे रहे हैं, इतना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अभी पिछले महीने दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं।
मुख्तसरन ये कि बहुत सारे मेरे पास इसके हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, लेकिन मामला बहुत ख़राब है। और अभी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF की, उन्होंने भी कोई क्लियर हाँ या ना की बात नहीं की है। इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही हैं शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ ने उस फ़ोन के बाद इसहाक डार को फ़ोन किया कि आप सबसे पहले तो बजट उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, IMF वालों के साथ। तो अब IMF वालों के साथ बजट बैठ के डिस्कस किया जाएगा, उम्मीद कम है, क्योंकि क्रिस्टालिना ने यह भी कहा कि हमने आपके साथ फाइनेंस टीम से रिक्वेस्ट की थी कि आप $6 बिलियन की लोन अपने फ्रेंडली कंट्रीज से लेके दिखाएं। तो आपने अभी तक सिर्फ $3 बिलियन की दिखा रहे हैं कि सऊदी अरब ने 2 बिलियन कमिट किया है, 1 बिलियन इमारात ने। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि IMF ने कहा था कि एग्रीमेंट साइन होने से पहले 3 बिलियन लेके आएं और एग्रीमेंट साइन होने के बाद। तो आप एग्रीमेंट साइन कर दें तो बाकी 3 बिलियन भी हम लेके आएंगे। IMF ने कहा कि देखें इस तरह नहीं होता, और अगर हमने आपके साथ एग्रीमेंट हमारा नहीं हुआ ना आपके साथ, तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं करेगा, आपकी LC'याँ नहीं खुलेंगी, आपको कहीं से कोई बैंक की लोन नहीं देगा, आप ये दुनिया भर में जो अपने स्कूप बॉन्ड और ये बॉन्ड और वो बॉन्ड बेच रहे हैं ना, वो भी आप नहीं बेच सकेंगे। तो आपके लिए मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। तो अजीज़ दोस्तों, मुसलमान पाकिस्तान है जो, उसको इस्लाम का चूरन बेचते बेचते ये आगे बढ़ रहे हैं। और अब पाकिस्तान है ना, उसने अपनी ये जो इसहाक डार है ना, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान है ना, उसने अपनी इकोनॉमी को इस्लामाइज कर लिया है, और अब हमारी है ना शरिया कॉम्प्लिएंट इकोनॉमी हो गई है। 21% बैंक्स ये इसी में रह जाएंगे। दुनिया में कभी भी बैंकिंग शरिया कंप्लेंट नहीं हो सकती कि इंटरेस्ट इज प्योरली हराम इन इस्लाम, और बैंक का सिस्टम ही इस्लामिक इंटरेस्ट के ऊपर होता है, तो इसलिए वो कभी भी इस्लामिक नहीं हो सकता। एंड पर दोस्तों, टाइम बहुत हो गया। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में आटे का और पानी का क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि शारा कुराकोरम है ना, जो वहाँ पे हाईवे को बंद कर दिया है प्रोटेस्टर्स ने, और वहाँ पे कंटिन्यूस कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, और वहाँ पे लोग रोड ब्लॉक करके बैठ गए हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब है। ये आपके सामने मैं एक वीडियो रख रहा हूँ। ये एक साहब हैं POK में तकरीर कर रहे हैं पब्लिक में, और वो बता रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, उसको उठा के ले गए, उसके साथ क्या कुछ हुआ, और ये पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ कर रही है। ये समझ रहे हैं कि इस तरह इस्लाम के नाम पे कश्मीरियों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये स्पीच आप 2 मिनट की है, ज़रा सुनिएगा। और गिलगित बल्तिस्तान और POK में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। फिर उस मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया, मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी वो, ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। मुझे फांसी की सजा दो या मुझे उम्र कैद की सजा सुना दो। आगे रखे उम्र कैद की। मैं घर नहीं जाना चाहता। अब सुन, तूने जो बात की है उसका जवाब देना चाहता हूं। तुम बेस कैंप के लोग अगर ये समझते हो मेरी बेटी और मैं उसका बाप क़यामत वाले दिन तुम्हें जन्नत में जाने देंगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। हमारा क्या कसूर है? हमने ना पाकिस्तान पे हमला किया ना भारत पे किया, हमें क्यों कुचला जा रहा है? मेरी बेटी का क्यों रेप हुआ? तुम क्यों नहीं उठते हो? क्यों नहीं खड़े होते हो? अल्लाह अकबर। ये तहरीक वापस आया तो लेकर मैं खड़ा हुआ और मुझ पर केस चलाने वालों सुनो, रब्बे काबा की कसम,
वो हमारी बेटियां 36,000 इज्जतें लुटवा चुकी हैं और डीसी ने वारंट जारी किए हैं। मैंने डीसी की बेटी उठाई, मैंने उसकी बहन उठाई, मैं कौम की बेटियों के साथ खड़ा हुआ था। डीसी साहब को चाहिए था कि मेरे साथ खड़े होकर कहते, बेटा हमें फख्र है तुम्हारे पे, तुमने अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की दिफा के लिए जेल काटी है 11-12 साल, फिर हमारे पास आए हो, तहरीक आज़ादी कश्मीर चला रहे हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सुन लो, अल्लाह की कसम, ये चालाकियां हम दुनिया में दिखा सकते हैं, ये सियासतें दुनिया में दिखा सकते हैं। कब्र में जो बंदा जाएगा ये चालाकियां वहां चलती नहीं। फरिश्तों के सामने ये सियासत चलेगी? फरिश्तों के सामने ये नौकरी चलेगी? अल्लाह की कसम, ये चालाकियां तुम दुनिया में दिखाओ, जो मर्जी है दिखाते रहो। जो मैं आंखों से देख कर आया हूं, जो मैं जुल्म सितम देख कर आया हूं, रब्बे काबा की कसम, तुमने जो करना है करो, मैं तहरीक आज़ादी कश्मीर से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। इंशाअल्लाह।